गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक का देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक का आपको आगे होंगे क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था वो सारे क्वेश्चंस को, तो इतना कोई स्टफ नहीं था, तो हमने शायद आपको बना लिए होंगे आपने। ठीक है, उस क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ एक बार। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू द इस कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो। ठीक है, अगर मैं 90 लिखूँ, अगर मैं 45 लिखूँ, 45 और 45, तो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ये है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ये है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताया था, सी पहले आता है तो ये कितना 90 डिग्री, एस बाद में आता है तो ये कितना 180 डिग्री। याद करने का तरीका है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तभी आगे को समझ में आएगा, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऐसे एंगल बताओ जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होंगे। सप्लीमेंट्री इक्वल होने का मतलब 90 और 90, क्योंकि दो का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एक एंगल 90, ये इसका सप्लीमेंट्री, इसका सप्लीमेंट्री कौन, ये, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये पूछता था कि क्या होगा, तो 90 होगा उसका आंसर, 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक फिगर दे रखा है, एक एंगल 1 दे रखा है, एंगल 2 दे रखा है, ये दोनों अभी सप्लीमेंट्री में। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूँ तो 180 आ रहा है, वो हमें दिख भी रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का बनाती है। तो मेरे पास जो एंगल 1 है, अगर मैं मानूँ इसको, ये कितना है मान लेता हूँ मैं, 120 है। तो मेरे को पता है कि अगर ये 120 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 120 तो ये 60 डिग्री, तो कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करूं, ये 120 मान लिया मैंने, अगर मैं इसको 110 कर दूं, अगर मैं इसको 110 कर देता है ऐसे, तो कह रहा है ये एक सप्लीमेंट्री ही बना रहना चाहिए। ये एंगल सप्लीमेंट्री मतलब दो का सम कितना आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए। अगर मैं इसको 110 कर दूं तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये 60 का था, तो अब कितने का हो जाएगा, ये 70 का हो जाएगा, तभी इसको सप्लीमेंट्री कह सकते हैं हम। अगर ये 60 रहेगा, ये 110 होगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो 170 आएगा ना। अगर 110 है और 70 को ऐड करोगे तब जाके 180 आएगा, तो सप्लीमेंट्री बने रहना है। इसका मतलब अगर हम इस एंगल को कम करते हैं तो ये वाला एंगल बढ़ाना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने क्या कर दिया, इस वाले एंगल को और छोटा कर दिया, इसको मैंने कर दिया 60, मान लो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये एंगल हो जाएगा हमारा 120, तभी तो ये दोनों सप्लीमेंट्री बने रहेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है हमारा, जैसे जैसे हमने एंगल 1 को डिक्रीज किया तो एंगल 2 अपने आप इंक्रीज होने लग गया, यही समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ देखो एंगल ये 120 था तो ये 60 था, जैसे मैंने 110 किया ये 70 बन गया, जैसे मैंने 60 किया ये 120 बन गया। तो क्या उसका क्वेश्चन भी यही कह रहा है, इन द फिगर एंगल 1 एंड 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 के एंगल है। इफ वन इज डिक्रीज एंड व्हाट चेंज शुड बी टेकन इन द एंगल 2 सो द बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो कह रहा है दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा, कि अगर मैं एक को कम करूँ तो दूसरे में क्या फ़र्क पड़ेगा पूछ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक को कम करेंगे तो दूसरा हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 आर, तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली देंगे, एंगल 2 विल बी इंक्रीज इफ we will डिक्रीज एंगल 1। एंगल 2 डिक्रीज हो जाएगा अगर हम लोग एंगल 1 को इंक्रीज करेंगे। तो बस इतना ही लिखना है, समझ में आ गया होगा क्यों हो जाएगा। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, क्या दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, पूछ रहे हैं आपको सप्लीमेंट्री होंगे अगर दोनों एंगल कितने एक्यूट है। पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्यूट क्या होता है। एक्यूट का मतलब 90 से छोटा, अगर कोई एंगल 90 से छोटा है तो हम बोल देंगे उसको एक्यूट, मतलब 89 हो सकता है, 88 हो सकता है, 87 हो सकता है, ऐसे ही 81 भी हो सकता है, 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ, और ये 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर के कहाँ तक का, 89 तक का। ठीक है, लेकिन 90 नहीं हो सकता है। जैसे ही 90 हो जाए कोई एंगल, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं।
ठीक है, ये हमने सब पढ़ रखा है। 0 से 89 को क्या बोलते हैं? एक्यूट बोलते हैं। 90 को राइट एंगल बोलते हैं। 91 मतलब 90 से बड़ा, 90 से जैसे बड़े, 91 से ले लो कहाँ तक का? 179 तक का। 179 तक का क्या बोलते हैं? उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। और जैसे ही 180 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसके आगे क्या बोलते हैं वो सब हम लोग बाद में, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं वो सब हमने पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना बस हमें इतना पता होना चाहिए था। ये बेसिक था, आपने पढ़ा होगा उम्मीद करता हूँ। नहीं पढ़ा तो फिर भी आपको पता चल गया कि 0 से लेकर के 89 तक के एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूट। 90 को बोलते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूस होता है 90 से बड़ा, 91 से 179 तक का एंगल। ठीक है, तो कह रहा अगर दोनों के दोनों एंगल एक्यूट हो जाएं तो क्या वो सप्लीमेंट्री बनाएंगे? सप्लीमेंट्री मतलब किसी दो एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। मैं सबसे बड़ा एंगल ले लेता हूँ। अगर मैं इसका सबसे बड़ा एंगल लूँ तो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कितने का होता है? 89 होता है, क्योंकि 89 क्या जैसे आएगा वो 90 बन जाएगा। ठीक है, एक अगर 89 है, मान लो दूसरा भी 89 ही ले लेता हूँ, तो क्या इन दोनों का सम 180 आ सकता है? इन दोनों का सम 180 नहीं आ सकता। क्यों? इन दोनों का सम कितना आता है? 178 आ सकता है। ठीक, तो मेरे को 180 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर एक एंगल 89 है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? दूसरा एंगल मेरा होना चाहिए यहाँ पे को 91, तब जाके ये कितना आएगा? 180 आएगा। लेकिन जैसे मैं 91 लूंगा तो ये दोनों एंगल एक्यूट ना होकर के क्या हो जाएगा? एक एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा, एक एंगल एक्यूट, और एक एंगल एक्यूट हो जाएगा ना। एक एंगल एक्यूट हो जाएगा, एक एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो अब लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर दोनों के दोनों एंगल एक्यूट होंगे तो ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे? अगर दो एंगल एक्यूट होंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि अगर वो दोनों एंगल को सम करूं तो 180 नहीं आ रहा है। नो, देयर सम इज नॉट 180। इन दोनों का सम क्या नहीं हो रहा? 180 नहीं हो रहा। अगर दो एंगल एक्यूट है तो उन दोनों का सम 180 नहीं हो रहा है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएंगे। ऑब्ट्यूस की बात करें, अगर एक एंगल में 91 ले लूँ सबसे छोटा, दूसरा एंगल भी 91 ले लूँ, तो इन दोनों का सम कितना हो जा रहा है? 182 हो जा रहा है। लेकिन हमें कितना चाहिए सम? हमें सम चाहिए 180, लेकिन ये कितना हो जा रहा है? 182 हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगर दो एंगल ऑब्ट्यूस हैं, मतलब 90 से बड़े हैं दोनों के दोनों एंगल, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ भी सेम लिख देंगे वही, नो देयर सम इज नॉट 180, या फिर मोर देन इक्वल 180 लिख दें। देयर सम इज मोर देन 180। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 से बड़ा आ जा रहा है। इसमें भी लिख सकते हैं लेस देन 180 लिख सकते हैं। नो देयर सम इज लेस देन 180 से छोटा आ जा रहा है। अब 90 अगर दोनों एंगल राइट एंगल हैं, इसका मतलब एक एंगल 90 है, दूसरा भी कितना है? 90 है। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 90 है, दूसरा 90 है, दूसरा क्या बन जाएंगे? 180 बन जाएंगे। तो क्या कर देंगे? यस देयर सम इज 180। बस यही बताना, यस देयर सम इज 180। तो इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे 90 + 90 लिख दिया मैंने यहाँ पे को, 180 हो गया। सेम इसको भी लिख सकता हूँ मैं, 91 + 91 = 182। ऐसे करके हम लोग किसी के भी एंगल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है? जैसे कि केबीसी में क्वेश्चंस आते हैं ना, 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं, वैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि अगर कोई एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक एंगल दे दिया उसका 45 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? दो का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई दो एंगल होने चाहिए। कह रहा है कि एक एंगल अगर 45 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? एन एंगल ग्रेटर देन 45। सॉरी, अगर एक एंगल क्या है 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा है तो क्या हो सकता है? 46 होता है, 49 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन 90 तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दो एंगल का समान है, तो उससे बड़ा नहीं हो सकता। कहाँ से होता है? 89 तक हो सकता है, मान लेते हैं। तो कितना है कह रहा है? ये 45 से बड़ा है कह रहा है। तो दूसरा एंगल क्या होगा कह रहा है?
दूसरा एंगल होगा कह रहा है ग्रेटर देन 45, 45 से बड़ा होगा कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है इक्वल टू 45, 45 के इक्वल होगा कह रहा है लेस देन 45, 45 से छोटा होगा। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से हम लोग, अगर कोई एंगल हमारे पास, दो एंगल का सम कितना कह रहा है 90 होना चाहिए, एक एंगल मान लेता हूँ 46 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि 45 से बड़ा बोला है ना, ग्रेटर देन 45, ये एंगल 45 से बड़ा है तो 46 ले सकता हूँ मैं, 45 से बड़ा 46 ले लूँ तो ये एंगल कितने का हो जाएगा हमारे पास 44 का हो जाएगा। तो 44 कितना होता है, 44 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को सम करने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि दो का सम कितना होता है 90 होता है। तो ये 46 है तो 44, ठीक। अगर ये 50 हो जाता तो ये कितना हो जाता 40 हो जाता, ये 60 हो जाता, क्योंकि ग्रेटर देन बोला इसलिए मैं 45 से नीचे नहीं ले रहा हूँ। ये 60 ले लेते तो इसको कितना लेते 30 लेते। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमारा, एंगल कुछ भी लिखो ऊपर, लेकिन वो 45 से कम ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला एंगल क्या है हमारा ग्रेटर देन 45 है। 45 से बड़ा वाला एंगल कौन सा है, नीचे का एंगल 45 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, जो दूसरा एंगल होगा वो एंगल क्या होगा 45 से छोटा होगा। तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन सी लेस देन 45, 45 से छोटा होगा। आया समझ में कि दो एंगल दे रखे थे इसने, एक कह रहा था कि एक एंगल अगर 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, ऑप्शन दे दिए तीन, ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल टू 45 होगा, लेस देन 45 होगा। तो लिख देंगे इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 45 इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, उसको क्या बोलते हैं दूसरे एंगल को, कॉम्प्लीमेंट्री इज लेस देन 45। तो क्या होगा वो 45 से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। एक फिगर है, फिगर समझ में आ गया होगा आपके, दो लाइन ऐसे डाली, एक लाइन ये डाली, एक लाइन ये डाली, बीच में यहाँ से ऐसे लाइन डाल दी। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर है। तो इसमें कह रहा है कि एडजेसेंट है, कौन कौन पूछता है, एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है पूछ रहा है। तो एडजेसेंट हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि एडजेसेंट होता क्या है। ठीक है, तो एडजेसेंट के पहले हमारे पास तीन कंडीशन होती है एडजेसेंट की। पहला होता है वन आर्म कॉमन, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें तो एंगल 1 कैसे बनेगा, ये यहाँ से नीचे तक आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तब ये एंगल 1 बन रहा है। देखो एंगल 1 कितना है, इतना ही तो एंगल 1। इसका मतलब याली लाइन खींचनी पड़ेगी हमने, और एक याली लाइन खींचनी पड़ेगी, एक लाइन ये खींचनी पड़ेगी और एक लाइन ये खींचनी पड़ेगी, तभी हमारा क्या बनेगा, एंगल 1 बनेगा। ठीक हो गया। एंगल 2 कब बनेगा, एंगल 2 बनेगा, याली लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी हमने, जो हमने एंगल 1 के लिए खींची थी, याली लाइन जो है, ये लाइन तो हमें खींचनी पड़ेगी, प्लस एक लाइन ऐसे और खींचनी पड़ेगी, तब क्या बनेगा, एंगल 2 बनेगा। तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आया कि जो हमारी याली आर्म है, ये जो इसमें ये है और इसमें यहाँ पे वो ये देखिए, ये दोनों में दिखनी है हमें। देखो ये आर्म हमें दोनों में दिख रही है, तो इसका मतलब एक आर्म तो कॉमन हमें यहाँ पे को दिख गई है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, मतलब ये जो लाइनें जहाँ पे को मिल रही हैं, ये दोनों लाइनें और ये दो लाइनें जहाँ पे मिल रही है वो सेम पॉइंट होना चाहिए, मतलब वो ये वाला पॉइंट, ये भी सेम सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी कंडीशन देखो, नॉन कॉमन आर्म मस्ट बी वन इज ऑन राइट एंड द सेकंड इज ऑन लेफ्ट ऑफ द कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म के जो दो आर्म होंगे जो नॉन कॉमन होंगी, मतलब जो कॉमन नहीं होंगी उनकी बात चल रही है। तो कॉमन कौन सी, ये है, तो कौन कॉमन नहीं होंगी, एक ये नहीं होगी और एक ये कॉमन नहीं होगी। तो ये कहाँ होनी चाहिए कह रहा है, जो कॉमन आर्म है उसके कहाँ होनी चाहिए, एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए और एक लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। अब कौन सी राइट हैंड साइड होनी चाहिए, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, ऐसा कोई कंसिडर नहीं है, लेकिन बस इतना है कि वो दोनों एक साथ नहीं हो सकती, कि यारी लाइन एक है, एक लाइन इसके साथ भी, कॉमन आर्म ये है तो एक लाइन दोनों एक ही साइड है, राइट हैंड साइड ही है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड ही है, ऐसा नहीं हो सकता। एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए जरूरी और एक लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे को देखें तो अगर हम लोग यहाँ को सेटिस्फाई कर जा रहा है कंडीशन, ये लाइन इधर आई, ये लाइन नीचे आई, कॉमन लाइन मिल गई हमें इन दोनों के लिए, एक लेफ्ट में एक राइट में है, वर्टेक्स कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है। क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे को, आंसर कहाँ लिखेंगे, आप सीधे लिख देंगे यहाँ पे को, यहाँ को लिख दो आंसर। ठीक है, यहीं पे को लिखता हूँ, फर्स्ट का क्या है, यस,
यस, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 पे। दूसरा देखिए क्वेश्चन, उसी का सेकंड पार्ट इधर है, एंगल ए ओ सी। ए कहाँ है हमारा, ये है ए ओ सी। इसका मतलब कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल फर्स्ट की ही बात चल रही है, ए ओ सी। मैंने ड्रॉ किया ए ओ सी, तो कौन सा एंगल बना, एंगल 1 बना, ठीक है। उसके बाद मैंने ड्रॉ किया ए ओ ई, ए ओ ई कौन सा किया, ए ओ ई। इसका मतलब कहाँ से, यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा एंगल है ये ड्रॉ हो गया। इसका मतलब ये नहीं भी होता बीच में तो भी ये चल जाता, ए ओ ई की बात चली तो ये वाला एंगल की बात चली है। इसको हटा दूं मैं तो अच्छी से समझें तो हम क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है ए ओ ई, ये है हमारे पास, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपको सी, ठीक। तो ए ओ ई क्या है, ये पूरा बड़ा, और ए ओ सी क्या है, ये छोटा वाला, ये बस इतना, ये दो लाइन के बीच बन रहा है। तो कह रहे हैं क्या ये दोनों एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट की हमें कंडीशन पता है, हम लोग देख लेंगे। अगर मैं ए ओ ई बनाऊं तो मेरे को एक लाइन ये बनानी पड़ती है, ए ओ तो मेरे को बनानी पड़ेगी, ए ओ ई की बात कर रहा हूं तो और एक लाइन क्या बनाने की, ये लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब देखता हूँ दूसरा एंगल बनाता हूँ, ए ओ सी बनाऊं तो मेरे को ए ओ तो बनानी पड़ेगी, ए ओ तो मेरे को बनानी पड़ेगी, साथ में क्या जाएगा यहाँ को सी चले जाएगा, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन क्या थी, वन आर्म कॉमन, हाँ ए ओ इसमें भी आया, ए ओ इसमें भी आया, सेटिस्फाई हो गया। दूसरी कंडीशन कह रही है वर्टेक्स कॉमन चाहिए, मतलब ये जो लाइन जो आ रही है, ये दो लाइनें जहाँ मिलनी है और जहाँ ये दो लाइन मिलनी है, जहाँ ए ओ और ओ ई मिलनी है और ए ओ और ओ सी मिलनी है, ओ एक ही पॉइंट पे मिलनी है, हाँ एक ही पॉइंट पे मिलनी है। देखो वर्टेक्स बोलते हैं इसको जहाँ आपको दो लाइन मिलती है, जब आपको दो लाइन साइड में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, हाँ और वर्टेक्स भी कॉमन है। लेकिन क्या तीसरी कंडीशन फॉलो कर रही है, कह रहा है नॉन कॉमन आर्म मस्ट बी ऑन द, वन इज ऑन द राइट साइड, वन बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए और एक सेकंड वन इज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कोई भी एक राइट होगी तो एक लेफ्ट होगी। तो इसमें देखो कॉमन आर्म कौन सी हो गई, इसमें देखो तो कॉमन आर्म हमारे पास ये है, यही दिख रही है, ए ओ यहाँ भी दिख रही है, ए ओ यहाँ भी दिख रही है। लेकिन जो नॉन कॉमन है, देखो नॉन कॉमन कौन सी बची, ये दो बची, ये दो कहाँ है इसकी राइट हैंड साइड में ही है। जबकि क्वेश्चन क्या कहता है, एडजेसेंट वही हो सकता है जिसकी एक साइड क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड हो और एक राइट हैंड साइड हो। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें को, दोनों एक ही साइड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ ई इज नॉट एडजेसेंट। तो ये क्या नहीं है, हमारे एडजेसेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं लीनियर पेयर की, कि लीनियर पेयर क्या होता है हमारा। लीनियर पेयर में कंडीशन सेम रहती है, एडजेसेंट की ही जैसी कंडीशन होती है, लेकिन जो थर्ड वाली कंडीशन होती है वो हट जाती है, सेम होती है। वन आर्म इज मस्ट बी ऑन द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड तो होती है, लेकिन इसके साथ एक और ऐड हो जाता है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। बस यहां तक का सेम है, कॉमन आर्म बीच में आएगी, सही बात है। जैसे इससे पहले आ रहा था हमारा कि कॉमन आर्म बीच में आ रही है। मानो अगर कोई एक फिगर है मेरे पास, कोई भी फिगर लेता हूं मैं, ये ले लिया, ये इसके बीच में आ रही है, कॉमन है, इस वाले एंगल के लिए भी कॉमन आ रही है, एंगल 1 के लिए भी कॉमन आ रही है, एंगल 2 बनाऊंगा तब भी मेरे को ये ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो दोनों के दोनों कहाँ चले गए, एक राइट आ गया एक लेफ्ट आ गया, ठीक है। तो ये एडजेसेंट फिगर दिख रहे हैं हमें, आपको एडजेसेंट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है। क्यों, क्योंकि एक आर्म कॉमन आ गई, समझ में आ रहा है, एक आर्म कॉमन आ गई, वर्टेक्स कॉमन आ गया, और जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, वो एक राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, एडजेसेंट है। लेकिन जैसे ही बात लीनियर की होती है, जैसी बात लीनियर की होती है, लीनियर पेयर की होती है या फिर लीनियर एंगल की होती है, ठीक है। तो लीनियर की जैसी बात हो जाए तो यहां तक का, तो अगर ये ना लिखा हो, दे आर अपोजिट टू ईच अदर ना लिखा हो, दे आर अपोजिट टू ईच अदर नहीं लिखा है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल है।
जैसे अपोजिट टू ईच अदर लिख दिया, अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या बताऊंगा, जैसे ही लिख दिया अपोजिट टू ईच अदर तो ये क्या बन जाता है, लीनियर पेयर। अपोजिट टू ईच अदर का मतलब होता है नॉन कॉमन कौन है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। अगर ये सीधे जा रहा है तो याला कहाँ होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए। जो ये लाइन ऊपर को चले गई, ऊपर को ना जाके कहाँ होनी चाहिए थी, ये इसके जस्ट अपोजिट होनी चाहिए सीधी। ये यहाँ जा रहा है तो ये जा रहा है, मतलब ये दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री का एंगल बनाती हुई होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। भले ही ये ऐसे था, एक लाइन ऐसी थी हमारे पास अभी तक का, ये लाइन इस साइड को ड्रॉ थी, ये लाइन इस साइड को ना होकर के कहाँ होनी चाहिए थी, इस साइड। तब भी ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। क्यों, ये एक लाइन क्या बना रही है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, बिल्कुल अपोजिट जा रही है ना, एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल अपोजिट जानी है, तभी वो लीनियर पेयर होगा, अदरवाइज वो लीनियर पेयर नहीं होगा। अगर ये कोई ऐसे फिगर होता, पूछता कि लीनियर पेयर है, तो देख लो, जल्दी से देख के बता दो। वर्टेक्स कॉमन, एक आर्म कॉमन, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, बट अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। जबकि एडजेसेंट पेयर है, कोई मना नहीं कर रहा है इसको एडजेसेंट एंगल कहने से, एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर होने के लिए कंडीशन क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट जाना चाहिए। भले ये इसके अपोजिट जाए या फिर ये लाइन ऐसे थी, ये इसके अपोजिट जाए, कोई भी एक दूसरे के अपोजिट जाए, लेकिन वो यहाँ पे वो कितने का एंगल बनना चाहिए, टोटल 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तभी आप कहोगे क्या है, वो लीनियर पेयर है। तो देखो ये बोल रहा है यहाँ पे, हमारे पास जो फिगर था, हम फिगर के अकॉर्डिंग जाते हैं जल्दी से। एक ये लाइन खींच रही है, एक ये खींच रखी है, इसको ए दे रखा है, इसको बी दे रखा है, इसको सी दे रखा है, इसको डी दे रखा है, एक लाइन यहाँ से डाल दी है, इसको ई कह रहे हैं। ये एंगल 1 हो गया तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया तो ये 4 और ये 5, ऐसा ही हमारे पास फिगर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है COE। अब देखो COE किसकी बात चली, ये COE। अगला क्या बोल रहा है, EOD, EOD कहाँ गया, EOD। इसका मतलब अगर मैं ये लाइन ना भी बनाऊं तो भी चलता है, फिगर दिख रहा है, दिख रहा है आपको, COE और EOD, ये लाइन भी ना हो तब भी चल जाएगा। तो पूछ रहा है क्या ये लीनियर पेयर है, तो देखो एक आर्म कॉमन, इस वाले एंगल की बात करूं मैं EOD के लिए, मेरे को ये खींचनी पड़ेगी, EO खींचनी पड़ेगी। COE की बात करूं, COE की बात करूं, मेरे को OE खींचनी पड़ेगी। इसका मतलब एक आर्म तो कॉमन है जो दोनों में आ रही है, वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, दोनों लाइन यहीं पे मिलनी है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना, क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल COE एंड एंगल EOD आर इन लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर में हो जाएंगे। क्यों होंगे लीनियर पेयर में, समझ में आया आप लोगों के, लीनियर पेयर में इसलिए होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो इसलिए ये लीनियर पेयर पे होंगे। इस क्या बोल रहा है, BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, क्या ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री क्या, जो क्या बनाता है 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो कौन कौन से फिगर है वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो BOD और DOA क्या है, सप्लीमेंट्री है पूछ रहे हैं, बाकी का कुछ का काम नहीं है, इन सब का कुछ काम है हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि बात किसकी चल रही है, BOD की चल रही है, DOA की चल रही है। तो इसके बीच में ये सप्लीमेंट्री है क्या, हाँ दोनों सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि ये कितने का एंगल बना रहा है 180 डिग्री, टोटल एंगल कितने का, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया 180 डिग्री का। ये एंगल जितना भी हो इसके साथ ये ऐड कर दूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री तो बनने वाला है। तो हाँ ये दोनों क्या है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, लिख देंगे इसके आंसर, फोर्थ का आंसर क्या लिख देंगे, यस BOD सॉरी D एंगल DOB एंड DOA आर सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री पता है ना क्या बनाते हैं, 90 जो 180 का डिग्री का एंगल बनाते हैं, दो एंगल को सम कर दो, इसको सम कर दे कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, फिर दिख जाएगा आपको, दिख रहा है 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे घुमाएंगे तो लोग कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा ना, ऐसे घुमाएंगे तो आप इसको कैसा बनेगा ये, ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये कितने का दिख रहा है 180 डिग्री का एंगल दिख रहा है, दोनों को सम करेंगे तो ये क्या है सप्लीमेंट्री है। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट सीधे से सीख लीजिए, एक्स वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टेक्स, इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, ये, इस वाले का जस्ट अपोजिट क्या होगा ये। तो ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी कितना होगा, कितने का होगा 50 का होगा, ठीक है। अब बस इतना ही पता करना होता है हमें, अगर ये एंगल 50 का है तो ये एंगल कितने का हो गया 50 का। हमें एक चीज पता है कि अगर ये एंगल 50 का है तो देखो इसको हटा दूं तो ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये 50 का है तो ये एंगल कितने का होगा, क्योंकि दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ये 50 का है तो ये कितने का हो जाएगा 130 का, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो मतलब ये 50 का है तो ये 50 का होगा, तो ये कितने का बन जाएगा 130 का, और ये भी कितने का होगा 130 का ही होगा। क्यों होगा ये 130 का, यहाँ देख लो, ये इसको इरेज करूं तो देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये 50 का तो ये भी कितने का 130, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, जहां पे वो एक्स बनता हुआ दिखे आपको वर्टिकली अपोजिट है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, एंगल इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 कहाँ था, यहाँ पे को था, एंगल 4 कहाँ था, यहाँ पे को था। क्या वर्टिकली अपोजिट है, हाँ है, ये हमारा वर्टेक्स है। अगर ये देखूं तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा है, ये है। तो एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है, हाँ एंगल 1 एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट, हाँ ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। लास्ट कह रहा है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का दिख रहा है हमें फिगर में, यहाँ पे दिख रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, ये देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, यही होगा, लेकिन इसके बीच में एक लाइन डाल रखी है ऐसे, तो इसका मतलब ये पूरा वो एंगल होगा ना वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 2 और एंगल 3, तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या बनेगा, हमारे पास कोई एक फिगर है ये 5, यही है, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या है, जैसे इसके उल्टा होता है ये। तो ये टोटल जो होगा वही तो होगा, भले इसमें एक लाइन डाल के इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको 2 लिख दो इसको 3 लिख दो, तो इन दोनों को सम करूंगा तभी तो ये निकलेगा, ठीक है। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा एंगल 2 एंड एंगल 3। और क्या बोल सकता हूँ, अगर इसको ए बोल रखा है, इसको ओ बोल रखा है, इसको सी, इसको बी, इसको ई और इसको डी, तो क्या होगा इसका अपोजिट क्या, एंगल 5 का अपोजिट क्या होगा सी ओ ई, और क्या होता है सी ओ ई, सी ओ ई बोलते हैं। तो देखिए इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा सी ओ ई प्लस ई ओ बी। तो सी ओ ई प्लस ई ओ बी, या लिखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, या लिखो सी ओ ई प्लस ई ओ बी लिखिए, एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 तक का देखते हैं, 10 से 14 तक का फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रहा है समझ में, तो पर्सनली पूछिए, कमेंट कीजिए, या मुझसे पर्सनली कॉल या मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।